Hello students, welcome to our physics class. The last class we have discussed about the Newton's third law of motion. आज हम शुरू करने वाले हैं the law of conservation of momentum. लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से थॉरोली पढ़ना होगा। खुद ब खुद अपने आप आपको अपना टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ के जो चैप्टर है जैसे कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने पहले भी किया है मोशन, सो दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और वहाँ पर आपको दिए गए एग्जाम्पल्स यानी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन दिया गया है, प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन वो खुद ब खुद आपको अपने कॉपी में भी ट्राई करना है और उसके बाद आपको मिला करके देखना है कि आपका सही हुआ है या गलत हुआ है. Okay, so this is the task you have to do, and every day you have to maintain the regularity of doing the things, right? मैंने जो जो पढ़ाया है वो आपको एक बार रात को या फिर सुबह को नेक्स्ट डे सुबह को एक बार देख लेना है. ओके, क्या क्या हमने किया था और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, राइट? सो ये सब आपको करना है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो क्लास के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट? सो हम क्या रिवाइज करेंगे, सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन, तीन लॉ हमें मिला है. एंड द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन इन द सेम स्टेट until and unless an external unbalanced force acts on it. राइट, ये है हमारा पहला लॉ. ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ गए होंगे आप. ओके, द सेकेंड लॉ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, ध्यान से, ये ध्यान से देखना लॉ क्या है. हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ये हमने अच्छे से पहले भी पढ़ लिया है, राइट? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक मिला है हमें, वो क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो F इज इक्वल टू एम ए इज द एक्सप्रेशन फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने ये डिराइव किया है. सो हम अब फिर से रिवाइज करते हैं हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या कहा था, टू एवरी एक्शन, ये एवरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो जितना एक्शन में एक फोर्स लगेगा इतना ही रिएक्शन का भी एक फोर्स होगा. ओके, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विच एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिफरेंट बॉडीज. अगर एक बॉडी में ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता तो वो तो बैलेंस हो जाता ना, लेकिन थर्ड लॉ में क्या होता है, मूवमेंट होता है बॉडी का. तो क्यों होता है, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज में होता है, राइट? सो इसका हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन एफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑपोजिट साइड. ओके, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, राइट? सो F इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, कुछ इस तरह आप इसे समझ सकते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. इसमें एक बॉल है, बॉल 1, और एक बॉल है, बॉल 2, जो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी में. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमने पकड़ लिया है, मतलब सेम वेलोसिटी में जाएगा u1 एंड u2, और ऐसे जाएगा कि u1 इज ग्रेटर देन u2. दोनों एक लाइन में ही जा रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 1 इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 2. तो क्या होगा, दोनों जब एक लाइन में ही जाएंगे और पीछे जो है उसका अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो बॉल 2 को एक समय में टक्कर मारेगा, राइट? सो यही होगा अभी. तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जब इसका u1 होता है, पहले बिफोर टक्कर मारने से पहले इसका मोमेंटम कितना होगा, बॉल 1 का, बॉल 1 का मोमेंटम होगा m1 u1 और बॉल 2 का मोमेंटम होगा m2 u2, गिवन दैट m1 इज द मास ऑफ बॉल 1 एंड m2 इज द मास ऑफ बॉल 2. ओके, क्लियर अबाउट दिस? अब चलो देखते हैं जब वो टक्कर मारता है क्या होगा.
अब जब ये बॉल 1 बॉल 2 को टक्कर मारेगा तो कितने एक टाइम के लिए मारेगा ना, एक लाइक 0.05 सेकेंड्स के लिए इसने टक्कर मारा, और इसी के वजह से दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, राइट। सो पहले जिस वेलोसिटी u1 वेलोसिटी में अगर बॉल 1 आ रहा था, तो इस बार वो चेंज हो जाएगा, इस बार उसका वेलोसिटी जो चेंज हो जाएगा उसका होगा वो वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो इस बार इसका मोमेंटम कितना होगा, टक्कर मारने के बाद उसका मोमेंटम बदल जाएगा, क्या होगा, m1v1 हो जाएगा। तो बॉल 1 का मोमेंटम होगा m1v1, बॉल 2 का मोमेंटम होगा m2v2। और टक्कर मारेगा कितनी टाइम के लिए, टक्कर मारेगा कुछ सेकंड्स के लिए ना, कोई एक टाइम है t हमने पकड़ लिया, तो इसी टाइम में क्या होगा, बॉल 1 बॉल 2 को जब टक्कर मारेगा, इसका मतलब क्या है, एक फोर्स दिया है बॉल 1 ने बॉल 2 को, राइट। सो बॉल 1 अगर बॉल 2 पर एक एक्शन करे तो उसका रिएक्शन तो मिलेगा ना, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन भी उतना ही फोर्स होगा जितना एक्शन में उसे फोर्स दिया गया है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो क्या होगा, इस बार एक फोर्स आएगा, दोनों का फोर्स होगा, इसका मतलब जितना भी फोर्स m1 ने m2 को दिया, यानी बॉल 1 ने बॉल 2 को दिया, उतना ही रिटर्न बैक फोर्स m2 ने m1 को भी दिया है, जैसा कि हमने थर्ड लॉ में पढ़ लिया है, राइट। सो अभी क्या पता चला है, जब उसने कोलाइड कर लिया, जब उन दोनों का टक्कर हो गया, तब क्या होगा, उन लोगों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इस बार उन लोगों का मोमेंटम बदल जाएगा, पर्टिकुलर बॉडी का, हाँ एक बॉडी का जो बॉल 1 है उसका मोमेंटम पहले था m1u1, अब टक्कर मारने के बाद उन लोगों का मोमेंटम m1v1 हो जाएगा। और बॉल 2 के लिए पहले उसका मोमेंटम था m2u2, और उसका टक्कर मारने के बाद उसका मोमेंटम हो जाएगा m2v2, ओके। सो यही है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कॉलिशन। सो कॉलिशन के टाइम में एक टाइम होता है जिसमें वो कोलाइड करता है, और दोनों का फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, राइट। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर कोलिशन वी विल डिस्कस अगेन। अब क्योंकि इन दोनों में कोई दूसरा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता है, इसके लिए क्या होता है, दोनों सेम वेलोसिटी में, यानी v1 वेलोसिटी में बॉल 1 और v2 वेलोसिटी में बॉल 2 आगे आगे ही चला जाता है। तो यही होता है। तो सीन कैसा होता है, कुछ इस तरह का कि बॉल 1 आकर बॉल 2 को टक्कर मारता है, उसके बाद दोनों का वेलोसिटी बदल जाता है, लेकिन अभी कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता रहता है। ये कौन बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, यानी कोई अनबैलेंस फोर्स अगर उस सिस्टम में एक्ट ना करे, यानी m1 m2 उन दोनों के मूवमेंट में कोई अगर हैम्पर ना करे, कोई भी फोर्स अगर हैम्पर ना करे, दैट इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्जर्व्ड। यानी टक्कर मारने से पहले इन दोनों का टोटल सिस्टम का जितना मोमेंटम था, टोटल सिस्टम का टक्कर मारने से पहले जितना मोमेंटम था, टक्कर मारने के बाद भी टोटल सिस्टम में उतना ही मोमेंटम होगा। आपने देखा कि टक्कर मारने के कारण बॉल 1 का टक्कर मारने से पहले मोमेंटम अलग था, और टक्कर मारने के बाद बॉल 1 का मोमेंटम अलग था, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है कि टोटल मोमेंटम उस सिस्टम में, टोटल मोमेंटम दोनों का कंजर्व्ड ही रहेगा। यानी पहले उन दोनों का जितना मोमेंटम था टक्कर मारने से पहले, टोटल मोमेंटम जितना था, टक्कर मारने के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। यानी m1u1 प्लस m2u2, यानी मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 was the total momentum before, which is equal to the final momentum of the ball 1 plus the final momentum of ball 2। अब हमें यह प्रूव करना है कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्जर्व्ड। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं।
सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रूव कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके इसे प्रूव कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सो मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करके प्रूफ करके दिखाऊंगा और आपको ट्राई करना है कि बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करना है। सो हाउ यू विल डू इट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू आफ्टर प्रूविंग दिस। ओके, नाउ लेट्स चेक द प्रूफ. So the law of conservation of momentum states that if there is no external force acting on a system, then the total momentum of the system remains conserved. अब हम इसे प्रूव करेंगे कैसे, वही बॉल 1 और बॉल 2 को लेकर। हाँ, तो बॉल 1 एक इनिशियल वेलोसिटी में जाता रहता है और बॉल 2 भी, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर बॉल 1 का इनिशियल वेलोसिटी बॉल 2 से ज्यादा है। ओके, उसका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन हमने लिया है v1 एंड v2 respectively. So you have to write it how I am writing this. Okay, so उसके बाद क्या होगा, कॉलिशन के कारण क्या होगा, एक कॉलिशन का एक टाइम होगा, राइट। सो टक्कर मारने का एक टाइम होगा, वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। सो टक्कर मारने से क्या होगा, एक फोर्स का पैदा होगा, राइट, एक फोर्स पैदा होगा F12 जो है फोर्स बाय बॉल 1 ऑन बॉल 2, और F21 जो है फोर्स बाय बॉल 2 ऑन बॉल 1। सो इसके कारण हमें क्या मिलेगा, बाय थर्ड लॉ F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सो इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं, बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ F इज इक्वल टू ma। सो हमने A का एक्सप्रेशन भी पुट कर दिया यहाँ पर, A1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाई T, A2 इज इक्वल टू V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T। सो इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या मिला, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। सो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या दिख रहा है, सो इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड में या फिर ऐसे ही हमें इक्वेशन 1 से क्या मिलता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। सो लेफ्ट साइड वाला क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिशन, एंड राइट साइड वाला क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। यह है टोटल मोमेंटम, राइट। सो हमें क्या मिल गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। इसका मतलब क्या है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स conserved. Proof. Now how to prove by using the second law of motion. So second law of motion को यूज करके आप कैसे प्रूव कर सकते हो, तो हमारा कंडीशन क्या है इसमें कि अनबैलेंस फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं है तो F इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ ने क्या कहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, बट व्हिच फोर्स, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स। सो अनबैलेंस फोर्स अगर इक्वल टू 0 है तो हम सेकेंड लॉ के एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू एम ए में क्या पुट कर सकते हैं, M इंटू ए इज इक्वल टू 0। सो हम दोनों बॉडी का क्या लेंगे इस बार, एम ए। ओके, तो फॉर बॉल 1 मास इज M1 और उसका एक्सेलरेशन हमने A1 ऐसे लेट ले लिया। ओके, सिमिलरली फॉर बॉल 2 भी हम दूसरा ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे। ओके, से M2 इज द मास ऑफ द बॉल 2 एंड A2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड बॉल। सो इसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी U1 V1 एंड U2 V2 रेस्पेक्टिवली हम ले लेंगे। तब क्या होगा, हम क्या करेंगे इस बार, एम ए इक्वल टू 0, M1 A1 इक्वल टू 0, M2 A2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आइदर इक्वेट कर सकते हैं या फिर दोनों को एक ही बार में सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं, राइट। दोनों स्टाइल में हम कर सकते हैं। तो अगर हमने एक ही बार में दोनों को मतलब एक साथ अलग अलग करके सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। ओके, सो दो इक्वेशंस मिलने के बाद हम उन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट कर देंगे तब हमको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, so this is how you have to prove it. Now let's solve a problem on this. Okay, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक बात बता दूं कि
हमने जो जो किया आज यहाँ पर, कोई प्रूफ किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, सारे आपको अपने नोटबुक में साथ ही साथ में लिख कर भी जाना है। ओके, वीडियो के साथ साथ ही आपको लिख करके जाना है। जैसे कि हमने प्रूफ जब किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप एक बार वीडियो को पॉज कर ले, जब बोर्ड में लिखना खत्म हो जाता है तब उस टाइम आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मतलब प्रोसीड कीजिएगा। ओके, यू हैव टू डू दैट ओनली। सो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑल्सो यू हैव टू डू दिस। साथ ही साथ मेरे साथ ही आप लोगों को लिख कर भी जाना है, या फिर आप इस प्रॉब्लम को सबसे पहले पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद मैंने जैसे सॉल्व किया वो आप देखें और मतलब ट्राई कर सकते हैं, और अपने आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स को भी। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम ने क्या कहा है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्तौल ऑफ मास 2 kg। सो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल। सो इस पिस्तौल का रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है। सो क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमें फिर से विस्तार से हम बताते हैं। सो इस क्वेश्चन ने कहा है कि एक बंदूक है, उसमें एक गोली है। ओके, सो उस गोली का मास कितना है 20 ग्राम, और उस बंदूक का मास कितना है 2 kg। ओके, सो जब बंदूक रेस्ट में था तब उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, राइट, बंदूक और गोली दोनों का। लेकिन जो जब गोली चली उसके बाद बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चली है, तो उसके कारण उस बंदूक में रिकॉइल जो होता है वो कितना वेलोसिटी में होता है। ओके, सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। तो चलो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है द मास ऑफ द बुलेट। So given, we can write here, given, this is the solution directly, mass of the bullet mb is equal to 20 ग्राम। इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, SI यूनिट में। SI यूनिट ऑफ ग्राम कितना है, kg। सो इसे kg में कन्वर्ट करने से क्या होगा, 0.02 kg, राइट। सो ये है हमारा मास ऑफ द बुलेट। और हमें दिया गया है मास ऑफ द गन। सो मास ऑफ द गन कितना है, 2 kg दिया गया है ऑलरेडी। सो ये भी मिल गया। और बताया गया था कि गन और बुलेट ऑब्वियसली दोनों एक साथ ही होते हैं जब रेस्ट में होते हैं। चलाने से पहले, गोली को चलाने से पहले गन रेस्ट में था, ऑब्वियसली रेस्ट में ही होगा ना। तो रेस्ट में जब था उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, दोनों का, गन का और फिर बुलेट का जो गन के अंदर है, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी पहले होगा 0। सो u इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ बुलेट and the gun। so u of gun is equal to 0। so दोनों का हमें मिल गया है 0। 0 अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ अब 0 अच्छा लग रहा है। so vb, अब हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और जो हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि जब गोली को चलाया गया है उसका वेलोसिटी था 150 मीटर पर सेकेंड। उसे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। और हमें ढूंढना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछा गया है द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, राइट। सो गन ही तो रिकॉइल होगा ना, जब बुलेट आगे जाएगा गन पीछे की ओर रिकॉइल होता है, राइट। कैसा होता है, जब ये गन है, सोचो ये एक गन है, इसे चलाया गया है, जब इसे चलाया जाता है तो क्या होता है, एक रिकॉइल वेलोसिटी होता है, बैक साइड में है, राइट। सो यही है। सो हमें पूछा गया है ये जो वेलोसिटी ऑफ द गन है ये कितना है। सो हमें यही ढूंढना है। सो हम अभी यही ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमें एक एक्सप्रेशन मिला था। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन हमें क्या मिला था कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, हमें ये मिला था। इसका मतलब क्या था कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन वाज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन अगर चला है इसके बीच में, जैसे कोई गोली चली है, तो पहले जिस स्टेट में था वो उसमें उसका टोटल मोमेंटम जितना था उतना ही टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग ऑफ बुलेट भी होगा। जैसे कि पहले ये गन में बुलेट था, राइट, इस गन में ही बुलेट था,
तो जब गन को नहीं चलाया गया था तो इसका भी एक मोमेंटम था, और जब गन को चलाया जाए, जब गन को चला दिया इस तरफ, ऐसे गन को अगर चला दिया तब भी इसका एक मोमेंटम होगा, मोमेंटम में बदलाव होगा दोनों में। जैसे कि इसके जो बुलेट है, बुलेट के मोमेंटम में भी बदलाव होगा और इसके गन के मोमेंटम में भी बदलाव होगा। ऐसे ही बुलेट ये जो यहाँ से बुलेट निकलेगा इसमें भी मोमेंटम बदलेगा और फिर गन का भी मोमेंटम बदल जाएगा आफ्टर फायरिंग, राइट। सो अभी हमें ढूंढना है आफ्टर फायरिंग इसका रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा। हम ये क्या कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि इनिशियली इस चीज का जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम इसको गोली को मारने के बाद भी ओवरऑल मोमेंटम, ये दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे, राइट। सो हमें इसी को यूज करना है और इसी से हम निकाल सकते हैं इसका वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस। वी विल यूज द एक्सप्रेशंस व्हाट वी हैव रिटन बिफोर, सो नाउ लेट्स डू इट। सो नाउ वी नो, हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव ऑलरेडी डन the law of conservation of momentum. So we know MBUB, MB, इस बार 1 2 यूज नहीं करके ये हम B और G यूज करेंगे, राइट। MBUB प्लस MGUG इज इक्वल टू MBVB प्लस MGVG। सो हमें क्या ढूंढना है? हमें ये VG ढूंढना है, ओके, इसे हमें ढूंढना है। सो हम कैसे ढूंढेंगे इसे? ऑब्वियसली पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। सो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे जो जो दिया गया है। हमें दिया गया है MB का वैल्यू है 0.02, लेकिन हमें मिला है क्या? इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका? 0। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। mg का वैल्यू भी 2 है, 2 kg, लेकिन ug का वैल्यू कितना है? ये भी पहले 0 था। सो ये बोथ 0 0 हो गया। तो उसके बाद हमें MBVB मिला। अब MBVB का वैल्यू कितना दिया गया है? MB का है 0.02 kg और 150 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू VB। ओके, VB का वैल्यू है 150 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद MG हमें मिला है ऑलरेडी 2 kg और VG का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो हमें क्या मिलता है इससे? टेक मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट this part as what it is the value 3.00। ओके, सो इसका वैल्यू है 3.00, इसका मतलब 3। तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ जब ले जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? -3, राइट। सो दिस विल बी -3 इज इक्वल टू 2VG। सो इसका मतलब क्या है? VG का वैल्यू क्या मिला हमें? इज इक्वल टू -3/2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है? VG हमें निगेटिव मिल गया, तो क्या वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब बुलेट को फायर किया गया था, जब बुलेट को फायर किया गया था तो गोली चली आगे की तरफ, गोली इस तरफ चली, लेकिन बुलेट का रिकॉइल गन का रिकॉइल किस तरफ हुआ? इस तरफ हुआ, लेफ्ट साइड की तरफ हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू दिस वेलोसिटी, राइट। द गन्स रिकॉइल्स वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, राइट। सो इसीलिए हमें इसका वैल्यू निगेटिव मिला। दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो गन का जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो है -1.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों -1.5 मीटर पर सेकेंड है? ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो रिकॉइल हुआ है ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट हुआ है, राइट। बुलेट जिस तरफ गया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गन का रिकॉइल हुआ है। तो ओवरऑल हमने क्या किया? हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके, ये लॉ यूज करके हमने ये निकाल लिया है वैल्यू। तो यही है इसका आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, यू हैव टू राइट इट। देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी और द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस, और you have to write 1.5 meter per second in the opposite direction of the bullet. That's it. Thank you.